नमस्कार, राधे राधे। मैं विनीता एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने यूट्यूब परिवार विनीता हिंदी हब में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बाखूबी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो इस समय हम लोग जिस पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक है। तो उसके अंतर्गत इस समय जिस टॉपिक पे चर्चा हो रही है, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य, यानी कि स्वतंत्रता के बाद की जो हिंदी साहित्य लिखी गई, तो उस पर। ठीक है। तो कल के क्लास में मैंने आप लोग को उपन्यास विधा पर आधारित जो चर्चा की गई थी उपन्यास विधा पर, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गए हैं, तो उन सब पर चर्चाएं हुई थी। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कहानी पर। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार की कहानियाँ लिखी गईं, किस किसने लिखी, कौन कौन सी महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी, तो उन सब के बारे में आज चर्चा की जाएगी। तो चलिए देखते हैं। कहानी क्या दिया है इसमें कि इस कालखंड का सामान्य परिचय देते हुए कहा जा चुका है कि स्वाधीन भारत के सुदूर क्षेत्रों में निर्माण कार्य, आम चुनाव, राजनीतिक अधिकारों के प्रति चेतना जगाने एवं शिक्षा का प्रसार होने से इन क्षेत्रों का संबंध नगरों से अभूतपूर्व तौर पर जुड़ा। और जो इस कालखंड की जो बात हो रही है, तो जब सामान्य परिचय आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य का सबसे पहले सामान्य परिचय आया था, जो क्लास हुई थी, तो उसमें ये कहा जा चुका है, इसलिए यहाँ पर लिखा भी जा चुका है। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि स्वाधीन भारत के सुदूर क्षेत्रों के निर्माणकार, सुदूर क्षेत्र यानी कि जो दूर के क्षेत्र होते हैं, दूर तक क्षेत्र की बात हो रही है। आम चुनाव, राजनीतिक अधिकारों के प्रति चेतना जगाने एवं शिक्षा का प्रसार होने से इन क्षेत्रों का संबंध किससे हुआ, किससे जुड़ा, नगरों से जुड़ा। ठीक है। किस प्रकार से, अभूतपूर्व तौर पर जुड़ा, यानी कि जो पहले जिस प्रकार के संबंध नहीं थे वो संबंध जुड़े नगरों से, जिससे आंचलिक साहित्य सामने आया। आंचलिक साहित्य अभी आप लोगों ने उपन्यास में भी पढ़ा, आंचलिक उपन्यास, तो आंचलिक साहित्य सामने आया। साथ ही साथ स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रचार होने और नौकरियां पाने से परिवार में उनकी स्थिति क्या हुई, उनकी स्थिति बदली। नगरों, महानगरों में औद्योगिक विकास होने से सामूहिक जीवन का महत्व सामने आया। व्यक्ति का मनोजगत कहीं अधिक जटिल हो गया। जटिल हो गया यानी कि जो व्यक्ति का मनोजगत है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब पहले की अपेक्षा जटिल हो गया, कठिन हो गया। हिंदी कहानी पर इन सब का दबाव पड़ा। इससे वस्तु संवेदना के साथ कहानी का रूप विधान भी बदला। 1955 के आसपास नई कहानी आंदोलन चल निकला। नई कहानी आंदोलन कब चल निकला? 1955 के आसपास। इस कहानी आंदोलन को प्रवर्तित और प्रतिष्ठित करने में नई कहानियाँ के संपादक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है कि जो नई कहानी है, तो नई कहानी को परिवर्तित और प्रतिष्ठित करने में, मतलब जो कहानियाँ पहले चल रही थी, जो पहले कहानी लिखी जाती थी, तो उसको परिवर्तित और प्रतिष्ठित करने में नई कहानियाँ के संपादक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नई कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी को अनेक प्रतिभाशाली कहानीकार दिए। नई कहानियों के माध्यम से उन्होंने, यानी कि भैरव प्रसाद गुप्त ने बहुत सारे प्रतिभाशाली कहानीकार दिए। ठीक है। नई कहानी के आंदोलन ने स्वातंत्र्योत्तर स्थितियों के दबाव से पैदा होने वाली मानसिकता की जटिलता को अपने संवेदना में समेट लिया। इसीलिए नई कहानी की वस्तु संवेदना के अनेक पक्ष हैं। ठीक है। यही कारण है कि जो नई कहानी है, तो उस नई कहानी की वस्तु संवेदना के बहुत सारे पक्ष हैं। उन सभी को सामूहिक तौर पर नई कहानी की वस्तुगत विशेषताओं में गिना जाता है। ठीक है। आंचलिकता, नए पारिवारिक संबंध, भ्रष्टाचार, व्यंग, विडंबना आदि नई कहानी की संवेदना का निर्माण करते हैं। क्या दिया है? आंचलिकता जो है वो नए परिवार के जो संबंध है, जो नए परिवार बनते हैं, नए परिवारों के जो संबंध होते हैं, और भ्रष्टाचार, जो समाज में फैला हुआ भ्रष्टाचार है, और व्यंग, विडंबना आदि नई कहानी की संवेदना का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है। आंचलिक कहानियों से तात्पर्य उन कहानियों से है
देखिए, जब मैंने आप लोग को उपन्यास पढ़ाया तो उसमें बात हुई थी आंचलिक उपन्यास की। तभी मैंने बताया था कि आंचलिक का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए भी दिया है, आंचलिक कहानियाँ भी लिखी गई। तो आंचलिक कहानियों से तात्पर्य उन कहानियों से है जिनमें किसी क्षेत्र के वातावरण की विशेषता को ही रेखांकित करना कहानीकार का उद्देश्य होता है। यानी कोई विशेष क्षेत्र होता है तो उस विशेष क्षेत्र का जो वहाँ का वातावरण है, वातावरण का मतलब वहाँ की बोली भाषा रीति रिवाज सारी चीज़ों की जो विशेषताएं हैं, तो उनको रेखांकित करना ही कहानीकार का एक उद्देश्य होता है। इसी को आंचलिक कहानी कहा जाता है। ठीक है, इस दृष्टि से आंचलिकता को ग्राम कहानी से अलग किया जा सकता है। यानी कि अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो जो आंचलिक कहानियाँ होती हैं वो ग्राम कहानियों से अलग की जा सकती है। आंचलिक कहानियों का उद्देश्य दूसरा होता है और ग्राम कहानी यानी कि जो गांव की कहानी होती है, देहातों गांव यानी कि जो देहाती जो वातावरण होता है तो उसको लेकर के जो कहानियाँ लिखी जाती हैं, तो इन दोनों में अंतर है। ठीक है, अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे भी। ग्रामीण जीवन की कहानियों में देहाती वातावरण हो सकता है। देखिए यहाँ पर आया भी कि जो ग्रामीण जीवन की जो कहानियाँ लिखी जाती हैं उसमें उसका वातावरण कैसा हो सकता है, देहाती हो सकता है। किंतु वातावरण का चित्रण अपने आप में उद्देश्य नहीं होगा। लेकिन आंचलिक कहानियों में क्या होता है, उसमें वातावरण का जो चित्रण होता है वही उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, वे ग्रामीण जीवन की कोई चारित्रिक या सामाजिक समस्या को सामने लाएंगी। जो ग्रामीण कहानियाँ लिखी जाती है उसमें वातावरण का जो चित्रण किया जाता है वह उसका उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इसमें कोई चारित्रिक यानी कि मतलब किसी विशेष को लेकर के, उसके चरित्र को लेकर के कहानियाँ लिखी जाती हैं, या फिर उस गांव में जो समाज में फैली हुई जो कुछ समस्याएं हैं तो उसको लेकर के, मतलब उस कहानी में यानी कि जो गांव की कहानी, देहाती जो कहानी होती है तो उसमें उस समस्या को सामने लाया जाता है। आंचलिक कहानीकार समस्या को लाएगा भी तो ऐसे ढंग से नहीं कि वह कहानी का मुख्य विषय बन जाए। जो आंचलिक कहानियाँ होती हैं तो जो आंचलिक मतलब कहानियाँ होती हैं तो उसमें जब कहानीकार अगर किसी समस्या को लाता भी है तो वह उस समस्या को मुख्य विषय नहीं बनाता है। जो हो, स्वाधीनता के कुछ वर्षों बाद ही ग्रामीण जीवन को लेकर लिखी गई कहानियों का दौर चला। मतलब जो कुछ भी हो, लेकिन स्वाधीनता के बाद यानी कि भारत की आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद ही ग्रामीण जीवन को लेकर के लिखी गई कहानियों का दौर चला। ठीक है, ऐसी स्थितियां और चरित्र जो सर्वदा के लिए लुप्त हो रहे हैं या अपनी ग्रामीण विचित्रता के कारण असामान्य हैं, चित्रित होने लगे। शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ, मार्कंडेय की गुलरा के बाबा, ऐसी ही चरित्र प्रधान ग्रामीण कहानियाँ थीं। किस प्रकार की ग्रामीण कहानियाँ लिखी जाती थी, मतलब ऐसी कहानियाँ लिखी जाती थी कि मतलब कोई ऐसी स्थिति हो या फिर ऐसा कोई चरित्र हो जो हमेशा के लिए क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हुए जो आपके शिव प्रसाद सिंह हैं तो उन्होंने क्या लिखा था, दादी माँ लिखा था। और मार्कंडेय की कहानी का क्या नाम है, गुलरा के बाबा। ठीक है, तो चरित्र प्रधान कहानियाँ इन्होंने लिखी थी। आंचलिकता के चर्चा वस्तुतः रेणु के उपन्यास मैला आंचल से शुरू हुई। जो आंचलिक शब्द का प्रारंभ हुआ तो कब से हुआ था, मैला आंचल जो उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु की, तो उससे शुरुआत हुई थी आंचलिकता की। ठीक है, रेणु की कहानियों में पात्रों की चेष्टाएं, भाषा आदि क्षेत्रीय वातावरण में घुली मिली होती हैं। इंद्रिय बोध, लोक कथा, लोक धुनें रेणु की कहानियों के विशिष्ट उपादान हैं। अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम में 40 वर्षीय ग्रामीण गाड़ीवान हीरामन और नर्तकी हीराबाई के परस्पर आकर्षण की कथा के आधार पर रेणु ने कहानीकार के रूप में मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया था। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उसी प्रकार से जो इन्होंने अपनी कहानी का प्रारंभ किया तो किससे किया था, तीसरी कसम से। और तीसरी कसम में क्या है, एक 40 वर्षीय ग्रामीण है, गांव है गाड़ीवान हीरामन, गाड़ीवान यानी कि वो गाड़ी चलाता है तो उसका नाम हीरामन है, और एक नर्तकी है हीराबाई। तो इन दोनों के परस्पर आकर्षण यानी कि दोनों प्रेम करते हैं, तो उसी कथा को आधार बना करके इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। भारतीय समाज विशेषतः सावर्ण समाज में नारी की स्थिति दयनीय रही है। भारतीय समाज खास करके जो सावर्ण समाज में नारी है तो उन नारियों की स्थिति बहुत ही दयनीय रही है।
स्वाधीन भारत में शिक्षित और नौकरी प्राप्त नारियां भी कहानियों के पात्र बनने लगी। स्वाधीन भारत में यानी कि स्वतंत्रता के बाद की जो कहानियां लिखी गई तो उसमें जो शिक्षित और नौकरी प्राप्त नारियां हैं तो वो भी कहानियों की क्या बनने लगी, प्रमुख पात्र बनने लगी। पहले की कहानियों में पत्नी या प्रेमिका ज़्यादा व्याकुल होती थी। प्रेमी या पति उपेक्षा दिखाता था या कहीं और अनुरक्त हो जाता था। पत्नी या प्रेमिका को अधिकतर उस पर रिझी हुई या प्रेम मग्न ही दिखाया जाता था। मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी में नायक उद्विग्न है। मोहन राकेश की कहानी आई थी, उसका नाम क्या है? मोहन राकेश का बहुत ही महत्वपूर्ण, अंडरलाइन कर लीजिए, एक और जिंदगी। इसमें जो नायक है, मुख्य पात्र है, वो उद्विग्न है। उद्विग्न का मतलब होता है परेशान है, चिंतित है। उसे पाठक की सहानुभूति की तलाश है। कारण यह है कि पत्नी उसकी उपेक्षा करती है, पत्नी नौकरी करती है और आर्थिक तौर पर स्वतंत्र है। इसी के कारण जो इसका प्रमुख नायक है वह क्या है? उद्विग्न है, यानी कि परेशान है, चिंतित है। ठीक है। नर नारी के प्रेम की अवधारणा में जो उदारता कहानियों में दिखलाई पड़ती है उसका कारण कहीं ना कहीं नारी का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना और शिक्षित होना भी है। इस दृष्टि से कमलेश्वर का राजा निर्बंसिया और रविंद्र कालिया की कहानी 9 साल छोटी पत्नी उल्लेखनीय है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कमलेश्वर की कहानी। क्या है? राजा निर्बंसिया। ये कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और रविंद्र कालिया की कहानी का नाम है 9 साल छोटी पत्नी। स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर एक साहसपूर्ण कहानी कृष्णा सोबती की मित्रों मरजानी है। स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर के एक साहसपूर्ण कहानी लिखी थी कृष्णा सोबती ने। क्या नाम था उसका? मित्रों मरजानी। और इसी प्रकार से कृष्णा सोबती की, जब कल उपन्यास विधा आप लोग पढ़ रहे थे तो उसमें इन्होंने एक महत्वपूर्ण उपन्यास दिया था, उसका क्या नाम था? जिंदगी नामा। तो देखिए, जो कृष्णा सोबती हैं इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अक्सर करके परीक्षा में कृष्णा सोबती से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो आप लोग याद रखिएगा इस बात को। और जो इन्होंने कहानी लिखी है उसका क्या नाम है? मित्रों मरजानी। बदलते हुए पारिवारिक संबंधों के साथ मध्यम वर्गीय व्यक्ति अनजाने ही क्रमशः अपनी मानवीय संवेदना खो बैठता है। इसे राजेंद्र यादव ने टूटना जैसी कहानी में व्यक्त किया है। राजेंद्र यादव की कहानी क्या है? टूटना। आधुनिक जीवन में हमारे परंपरागत मूल्य कितनी आसानी से टूट जाते हैं, इसे शानी ने इमारत ढहाने वाले कहानी में दिखाया है। और जितने भी आपको यहाँ पर लेखक और उनकी रचनाएं यानी कि जो कहानीकार हैं और उनकी जो कहानी है उसे अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। शानी मानव संबंधों को उभारने में कुशल हैं। इस प्रसंग में नारी जीवन की एक रस्ता को मार्मिक तौर पर उभारने वाली कहानी रोज का उल्लेख अनिवार्य है। इसके लेखक कौन हैं? अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनकी कहानी का क्या नाम है? रोज। ठीक है। इस बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति को हिंदी कहानी में चीफ की दावत और वापसी के माध्यम से क्रमशः भीष्म साहनी तथा उषा प्रियंवदा ने दर्शाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोनों ही कहानियां हैं। चीफ की दावत भीष्म साहनी की है और वापसी उषा प्रियंवदा की है। ठीक है। बहुत ही अच्छी कहानियां हैं। जो चीफ की दावत कहानी है तो इसमें एक बूढ़ी माँ का जिक्र किया गया है। ठीक है। इसमें श्यामनाथ नाम का एक आदमी होता है, वो अपने प्रमोशन के लिए अपने चीफ को, जो अंग्रेज होता है, अंग्रेज चीफ को दावत के लिए इनवाइट करता है। तो वो क्या करता है कि जो उसकी बूढ़ी माँ है तो उसको छुपा देता है कि ताकि मतलब वो चेतावनी दिया रहता है कि वो उसके चीफ के सामने ना आए, क्योंकि उसकी माँ बूढ़ी रहती है और गांव की रहती है, देहाती रहती है। लेकिन क्या होता है कि चीफ के सामने उसकी बूढ़ी माँ आ जाती है तो उसका जो सरल स्वभाव है तो उससे बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज जो चीफ है वो प्रभावित होता है। तो देखिए, ये जो कहानी है तो इस कहानी में माँ का जो एक त्याग है तो और जो बेटे का स्वार्थ है उसको दर्शाया गया है। ठीक है। इसमें जो आधुनिकता की जो मतलब आधुनिक जो एक दिखावा होता है तो उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। चीफ की दावत में
उसी प्रकार से जो वापसी कहानी है उषा प्रेमवदा की, तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इसमें एक रेलवे कर्मचारी रहते हैं जो मतलब रिटायर होने के बाद अपने घर वापस आते हैं। उनका नाम गजाधर बाबू रहता है। ठीक है, तो जब रिटायर होने के बाद मतलब 35 वर्षों के बाद वो जब अपने घर पे वापस आते हैं, तो घर लौटने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा मतलब अपने ही परिवार में कितने उपेक्षित हैं और कितने अकेले हैं। ठीक, बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं, तो आप लोग भी इसे पढ़ सकते हैं और कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है हर कहानियों से। चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। वापसी निहायत निर्मम ढंग से यह दिखाती है कि सेवानिवृत्त होकर मनुष्य अपने ही परिवार में किस तरह फालतू हो जाता है। वापसी कहानी में टूटते हुए संयुक्त परिवार की विवश स्वीकृति है। जैसा कि मैंने आप लोग को थोड़ा सा इन कहानियों का सार बताया, तो आप लोग जिन लोगों ने भी इन कहानियों को नहीं पढ़ा है, मान लीजिए आप ज़्यादा कहानियाँ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो आपके समक्ष जिस पुस्तक का आप अध्ययन कर रहे हैं उनमें जितनी भी कहानियाँ दे रही हैं, कम से कम आप यूट्यूब पे सर्च करके उन कहानियों को एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको भी पता रहे कि ये कहानियाँ किस प्रकार की लिखी गई हैं, क्या हैं, इस कहानी के अंदर क्या दिया गया है। ठीक है, स्वाधीन भारत में गुजरती हुई पीढ़ी की वास्तविक वेदना तीव्रतम रूप से अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्टरी में व्यंजित हुई है। इस कहानी में डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा देता है बेटा और आतुरता की धार पर वेदना सहता है पिता। पिता के पुत्र से आशाएं, आकांक्षाएं मानो अतीत की वर्तमान के प्रति शुभ कामनाएं हैं। सकल दीप बाबू की व्यग्रता और अधीरता की चेष्टा में मध्यम वर्गीय परिवार की रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, एक रास्ता और उन सब से उबरने की मानसिकता है। अमरकांत की कहानियाँ हमारे सामाजिक जीवन की अमानवीय स्थितियों को एक यातनागार की तरह पेश करती है। किसकी कहानियाँ? अमरकांत की जो कहानियाँ हैं, ठीक है, वो हमारे जो सामाजिक जीवन में एक अमानवीय स्थिति होती है तो उसको एक यातनागार के रूप में पेश करती है और इससे उबरने की असफल चेष्टाओं का चित्रण करके यातनाग्रस्त समाज की दयनीयता को और मार्मिक बना देती है। स्वाधीन भारत के मध्य वर्ग में उपजी प्रायः हर प्रकार की कुटिलता किस प्रकार आदर्शवादिता के आवरण में आचरण करती है, इसका चित्रण हिंदी कहानी में समर्थ तौर पर अमरकांत के यहाँ मिलती है। वे अभावग्रस्त पात्रों पर दया नहीं उड़ेलते, उन्हें भी काइयाँ दिखाकर उनकी निरीहता दिखाते हैं। जो इनकी कहानियों में यानी कि अमरकांत की कहानियों में जो अभावग्रस्त पात्र हैं तो वो उन पर दया नहीं दिखाते हैं। ठीक है, उन्हें भी काइयाँ दिखाकर मतलब काइयों का मतलब होता है कि चालाक, धूर्त या फिर सातिव दिखा करके उनकी निरीहता का मतलब होता है उनकी विरक्ति का, यानी कि किसी भी बात के लिए मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं अभावग्रस्त पात्र होते हैं तो वो किसी भी चीज़ के लिए प्रयास ही नहीं करते हैं। ठीक है, उसी को निरीहता बोला जाता है। तो उन्हें काइयाँ दिखा देते हैं, बल्कि मतलब उन्हें काइयाँ दिखाते हैं, उन्हें चालाक दिखाते हैं, उन पर दया नहीं दिखाते हैं। ये अमरकांत की कहानियों की एक विशेषता है। इस दृष्टि से वे प्रेमचंद की कफन जैसी कहानी की परंपरा का विकास करते हैं। जिंदगी और जोंक, सप्ताहांत, मूस, मकान, हत्यारे, इसी तरह की कहानियां हैं। अमरकांत के यहाँ स्वातंत्र्योत्तर भारत का दो मुहापन व्यक्त हुआ है। इस स्थिति को झेल कर भी मनुष्य यथासंभव अपनी मूल्यवत्ता संजोए हुए है। यह शेखर जोशी की कहानियों की मुख्य संवेदना है। मूल्यवत्ता को प्रकट करने वाली कहानियाँ प्रायः भाववादी पद्धति पर रची जाती है। शेखर जोशी ऐसी कहानियों को भी जटिल ताने बाने से तैयार करते हैं। इस रचनात्मक क्षमता के वे अकेले कहानीकार हैं। इस रचनात्मक क्षमता के वो कैसे हैं? अकेले कहानीकार हैं जो दबे सधे और निश्चित ढंग से पात्रों की मानवीयता उभार सकता है। कोसी का घटवार का प्रेम, दाज्यों में पहाड़ी लड़के का स्वाभिमान और बदबू में जड़ व्यवस्था का अंग बनने की अस्वीकृति, हलवाहा में निश्चयात्मक बोध आदि इसी रचनात्मक शक्ति से निर्मित है। और ये सारी जो रचनाएं हैं वो किसकी है? शेखर जोशी की है। इनमें से शेखर जोशी का जो कोसी का घटवार है ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
निर्मल वर्मा मन की गहरी परतों को उघाड़ने वाले कहानीकार हैं। निर्मल वर्मा किस प्रकार के कहानीकार हैं? मन की गहरी परतों को उघाड़ने वाले कहानीकार है। यहाँ बाह्य परिस्थितियों से जो प्रभाव पड़ता है उसका प्रभाव मन पर इस तरह पड़ता है कि पाठक मनोजगत में ही रम जाता है। स्थितियों का ठोसपन या उनका बाहरीपन निर्मल वर्मा की कहानियों में कम महत्वपूर्ण है। संगीतात्मकता और दृश्यों का संवेदनशील वर्णन उनकी शैली की विशेषता है। निर्मल वर्मा संवेदना की सूक्ष्मता और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण हैं, व्यापकता के लिए नहीं। देखिए, निर्मल वर्मा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है परिंदे, जो कि परीक्षा में वो भी इससे भी प्रश्न बने हुए हैं परिंदे से। तो याद रखिएगा, निर्मल वर्मा की कौन सी कहानी है? परिंदे। ठीक है। नई कहानी के रूप विधान की विशेषता कहानी के सारे तत्वों का संश्लेष है। नई कहानी के जो रूप विधान की विशेषता है तो कहानी के सारे तत्वों का संश्लेष है। इसमें तत्वों की सत्ता अलग नहीं रह गई है। वातावरण उद्देश्य भी व्यंजित कर सकता है। भाषा वातावरण का भी काम करती है। नई कहानी में कथा तत्व का ह्रास हुआ है। इसकी क्षतिपूर्ति प्रधानतः नाटकीयता, सादृश्य विधान, प्रतीकात्मकता एवं बिंब विधान से हुई है। नई कहानी में पूर्वदीप्ति, चेतना प्रवाह आदि शैलीगत प्रयोग उचित मात्रा में मिलते हैं। ठीक है। कहानी तत्व, सारे तत्वों का क्या है? संश्लेष। तो देखिए क्या दिया है? कथा का तत्व ह्रास हुआ है। नई कहानी में जो कथा का तत्व है उसका ह्रास हुआ है, यानी कि कथा तत्व में कमी आई है। तो कथा तत्व का मतलब समझते हैं ना आप लोग? जो जैसे जो कहानियाँ लिखी जाती हैं तो उसके कथानक हो गए, परिवेश, संघर्ष, विषय और शैली, तो ये सब मिल करके एक कहानी का निर्माण करते हैं, कहानी बनाते हैं। तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कहानी मतलब प्रश्न बनता है कि कहानी के कितने प्रकार के, कहानी के तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो अक्सर करके 6 तत्व बताए जाते हैं, जिनमें से आपका एक पहला हो जाएगा कथा वस्तु या फिर जिसे आप कथानक कहते हैं। दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण, और तीसरे तत्व में आता है कि संवाद अथवा कथोपकथन। चौथा है भाषा शैली। 5वें नंबर पे आता है देश काल और वातावरण, और 6ठे नंबर पर आता है उद्देश्य। लेकिन आगे चल करके नई कहानी जब आई तो नई कहानी में जो ये 6 तत्व पहले जो बताए जाते थे वो 6 से बढ़ करके 8 तत्व भी कहीं कहीं किसी किसी कहानियों में देखने को मिलते हैं। ठीक है। नई कहानी आंदोलन से अलग रहकर जिन कहानीकारों ने अपनी पहचान बनाई या बनाए रखी उनमें कौन कौन से हैं? तो जैनेन्द्र, यशपाल, विष्णु प्रभाकर, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण तथा चंद्रगुप्त विद्यालंकार उल्लेखनीय है। अज्ञेय ने भारत विभाजन के कारण उत्पन्न शरणार्थी समस्या और उनकी किनकी शरणार्थियों की स्थिति पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। जैनेन्द्र पहले की तरह मन की गहरी परतों को खोलने वाली कहानियाँ लिखते रहे। जैसे वो पहले कहानियाँ लिखते थे उसी पर वो आगे भी कहानियाँ उसी ढर्रे में लिखते रहे। नई कहानी आंदोलन से अलग रहने वाले लोकप्रिय और यशस्वी कहानीकार विष्णु प्रभाकर ने धरती अब भी घूम रही है जैसे अनेक भावप्रवण कहानियाँ लिखी हैं। विष्णु प्रभाकर की कहानी क्या है? धरती अब भी घूम रही है। विष्णु प्रभाकर सामाजिक जीवन की समस्याओं को लेकर हर प्रकार की मानवीय पीड़ा से व्यथित होने वाले वाद मुक्त कहानीकार हैं। भावप्रवण कहानियाँ लिखने के लिए द्विजेंद्र नाथ निर्गुण और चंद्रगुप्त विद्यालंकार भी विख्यात हैं। ठीक है। भावप्रवण यानी कि भावना को आधार बना करके जो कहानियाँ लिखी जाती हैं। 7वें दशक के मध्य से भारतीय जनमानस में प्रतीक्षा का भाव समाप्त हो चला। इसके स्थान पर मोहभंग और सामाजिक परिवर्तन के लिए आतुरता, अधीरता का भाव पैदा हुआ। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह नेहरू युग की समाप्ति के बाद राजनीतिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन की व्यापक मांग का ही प्रतिफलन था। कहानी की रचना में रत होने वाले नवयुवक कहानीकार सत्ता के प्रति आक्रोशमय रवैया रखते थे। कहानी की रचना में रत होने वाले जो नवयुवक हैं, तो नवयुवक जो कहानीकार हैं तो सत्ता के प्रति वो कैसा रवैया रखते थे? आक्रोशमय रवैया, यानी कि वो मतलब उनका जो स्वर होता था अपनी कहानी के माध्यम से जो वो कहना चाहते थे तो उनका जो स्वर होता था तो वो बहुत ही कर्कश होता था, बहुत ही कठोर शब्दों में वो इन सब की क्या करते थे? निंदा करते थे।
ठीक है। उनका यह रवैया उनकी कहानियों में प्रकट हुआ। इनका यह रवैया कहाँ पर प्रकट हुआ? उनकी कहानियों में। जो नवयुवक कहानीकार थे, तो जो उस समय की मतलब स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार की एक सत्ता थी, तो उसके प्रति बहुत ही आक्रोश उनका व्यवहार रहता था, बहुत ही आक्रोशमय व्यवहार रहता था। और ये आक्रोश, ये रवैया उनका उनकी कहानियों में साफ दिखाई देता है। ठीक है। तो अपनी कहानियों के माध्यम से वो बहुत ही कर्कश शब्दों में मतलब उस सत्ता की क्या करते हैं, मतलब आलोचना करते हैं, या कह लीजिए निंदा करते हैं, बहुत ही बुरा भला कहते हैं। ठीक है। जिन कहानीकारों में आक्रोश के साथ स्थिति की पहचान और समझ भी थी, उन्होंने सार्थक कहानियां लिखी। यह आक्रोश और समझ नए कहानीकारों की भाषा को वाणी एवं खुलापन देती है और व्यंग्यपूर्ण तेवर भी देती है। भ्रष्टाचार कितना सहज और स्वीकार्य बन गया है, इसकी अभिव्यक्ति इन कहानीकारों की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था समाज में, या फैला हुआ है, तो वह किस प्रकार से बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहजता के साथ सभी लोग स्वीकार करते हैं। तो इसका मतलब, इसको अगर आप लोग को जानना हो, समझना हो, देखना हो, तो ये जो इन नई कहानीकारों की जो कहानियाँ हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इन कहानीकारों की क्या थी? महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, यानी कि विशेषता है। इसी कारण इनकी रचनाओं में घृणा और क्षोभ है। मतलब इसी कारण इनकी रचनाओं में बहुत ही ज़्यादा घृणा मिलती है और क्षोभ यानी कि दुख है। इसे स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, शिवमूर्ति, ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, पंकज बिष्ट, असगर वजाहत, मिथिलेश्वर, कामतानाथ और संजीव की कहानियाँ कलात्मक संयम के साथ व्यक्त करती है। इन कहानीकारों में मिलने वाला व्यंग वास्तविक और पैना है। पैना का मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही धारदार है, बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही पैनी बातें कहती हैं, यानी कि चुभने वाली बातें, तेज बातें। ठीक है। तो अगर इन मतलब जितने भी यहाँ पर कहानीकारों का नाम दिया है, तो आप सर्च करके इनकी कहानियों को अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार की ये कहानियाँ लिखते हैं। इस बीच कुछ ऐसी कहानियाँ भी आई हैं जो विकसित स्थिति की संभावनाओं पर भी ध्यान देती हैं। जो विकसित स्थिति है, तो उनकी जो संभावनाएं होती हैं विकसित स्थितियों की, तो उन पर भी कुछ कहानीकारों ने क्या दिया है? ध्यान दिया है। मधुकर सिंह की एक कहानी लहू पुकारे आदमी में दिखाया गया है कि गरीब सावड़ और गरीब आवड़ वस्तुतः सामान्य हैं, समान है। और इसी प्रकार अमीर सावड़ और अमीर आवड़ भी, यानी कि सावड़ आवड़ आप लोग जानते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सावड़ समाज है वो अमीर ही हो, उसमें भी गरीब लोग होते हैं। ठीक है। अमीरी गरीबी हर वर्ग में लगी रहती है। तो वही चीज़ दिया है कि जो ये मधुकर सिंह की कहानी है लहू पुकारे आदमी, तो इसमें दिखाया गया है कि जो गरीब, चाहे मतलब सावड़ जो वर्ग है, तो वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो इनको समान दिखाया गया है। और जो गरीब आवड़ और अमीर आवड़ है, तो उनको भी समान दिखाया गया है। ठीक है। यह वर्ग चेतना केवल किताबी बोध नहीं है। यह वर्ग जो चेतना है वह केवल किताबी बोध नहीं है, बल्कि चुनाव और शिक्षा का एक प्रकार का परिणाम है। अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी। अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी सुलह में एक असहाय ग्रामीण पात्र पुलिस और उच्च वर्ग की मिलीभगत पहचान कर सुलह अपने ढंग से, यानी जालिम को पीट कर करता है। ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित जीवन की पठनीय कहानियाँ लिखी हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहुत ही महत्वपूर्ण एक उनकी आत्मकथा उन्होंने लिखी है, जूठन। परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी कहानियाँ हैं। तो याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कहीं नोट भी कर लीजिए। इनका कहानी संग्रह है सलाम और घुसपैठिए। ठीक है। जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो ये रही जो हम लोग की आज की क्लास, जिस पर हम लोग अध्ययन कर रहे थे कहानी विधा पर। तो ये क्लास आप लोग को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं कल की क्लास में। हम लोग जो जिस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे उसका नाम है नाटक एवं एकांकी। ठीक है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।